नमस्ते दोस्तों, आपने हमारे देश में व्यापम घोटाला, चारा घोटाला, हर्षद मेहता का शेयर मार्केट घोटाला, इन सब के बारे में सुन लिया होगा। इनकी प्रोसीजर क्या होती है कि एक बेनाम आदमी होता है, वे लोगों को ठगता है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष को ठगे, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी को ठगे, चाहे सरकार को ठगे। फिर उसको पकड़ा जाता है और उसको अदालत सजा सुनाती है और जेल में या उचित सजा उस व्यक्ति को दे दी जाती है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा घोटाला हुआ है जिनमें ये सारी शुरुआती प्रक्रिया तो हुई है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस घोटाले को लीगल टेंडर बताया है और कहा है कि इसे घोटाले का दर्जा नहीं देंगे। आइए आज हम जानेंगे भारत में हुए स्टाम्प पेपर घोटाले और इस घोटाले को अंजाम देने वाले अब्दुल करीम तेलगी की कहानी। In Mumbai this afternoon, the judge hearing the Telgi fake stamp paper case has been made to leave with immediate effect. Direction was issued to Chitra Bedi asking her to relinquish office. This after scam paper kingpin Abdul Karim Telgi had written to the sessions judge questioning the delays in his trial. इस स्टाम्प पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी का जन्म भारत के कर्नाटक के बेलगामी जिला में 1961 में होता है। इनके पिताजी रेलवे में काम करते थे और जब अब्दुल 7 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर अब्दुल और अब्दुल के भाई दोनों रेलवे स्टेशन में सब्जी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। पिता का साया हट जाने के बाद अब्दुल काम तो कर रहे थे लेकिन पढ़ने में बेहद होशियार थे, इसलिए उन्होंने बीकॉम किया और बहुत टैलेंटेड होने के कारण मुंबई आ गए। कुछ नया, कुछ अलग करके खूब सारे पैसे कमाने की चाहत थी। अब अब्दुल करीम तेलगी टैलेंटेड तो था ही, इसीलिए मुंबई में एक के बाद एक अच्छी नौकरियां लगती गईं, लेकिन इन नौकरियों से अब्दुल करीम तेलगी को आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि इस पर भूत सवार था बहुत जल्दी बेशुमार दौलत कमाने का। इसी बेशुमार दौलत कमाने की चाहत में सऊदी अरब चले गए। वहां भी 7 साल काम किया, लेकिन जितनी स्पीड से इन्हें पैसे चाहिए थे उस स्पीड से शायद वहां भी नहीं मिल रहे थे, तो फिर मुंबई लौट आए और सऊदी अरब से भी वापस आ गए और शुरू किया एक अपना काम, जिसका नाम इन्होंने रखा अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स एजेंसी। ये था क्या कि ये सऊदी अरब से घूम के आ गए थे। अब इनको आइडिया हो गया था कि भारत से सऊदी अरब जाते कैसे हैं, पासपोर्ट कैसे बनता है, वीजा कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अपने अनुभव के हिसाब से एक एजेंसी खोल ली जिससे लोगों को भारत से सऊदी अरब भेजते थे और वहां से लोगों को भारत लाते थे। जैसे ही अब्दुल का ये बिजनेस चल पड़ा तो कुछ लोग डेस्परेट थे जो सऊदी अरब जाना चाहते थे, पर डॉक्यूमेंट की कमी थी, तो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना अब शुरू कर दिया अब्दुल करीम तेलगी ने। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीजा और लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को भारत से सऊदी अरब नौकरी करने के लिए भेजने लगे। ये अपना काम इतना सफाई से करते थे कि न यहाँ का फॉरेन डिपार्टमेंट न वहां का फॉरेन डिपार्टमेंट इनके इस काम की सफाई को भांप सका। लेकिन यदि आप गलत कर रहे हैं तो एक न एक दिन तो निश्चित पकड़े जाएंगे। 1991 में पुलिस को इस बात की खबर लगी और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। मामला न्यायालय में गया और इनको जेल हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि जेल जाने के बाद इस अब्दुल करीम तेलगी ने अपने अपराध वाले काम बंद कर दिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जो इनका अपराध का माया जाल चल रहा था उसे पंख लग गए, क्योंकि जेल में इसकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी नाम के एक व्यक्ति से, जो कि जेल में इसलिए था क्योंकि वो पहले से कोलकाता में फर्जी स्टाम्प फ्रॉड केस में अपनी सजा काट रहा था। राम रतन और अब्दुल करीम की खूब बनी। राम रतन सोनी से स्टाम्प पेपर फर्जीवाड़ा की सारी बारीकियां सीखकर जब वापस आए तब शुरू किया एक नया फ्रॉड, नया स्कैम। स्टाम्प पेपर स्कैम जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर स्टाम्प होता क्या है। दरअसल स्टाम्प भारत सरकार का एक दस्तावेज है जो किसी भी लीगल टेंडर को मंजूरी प्रदान करता है। यदि आप दो लोग किसी अनुबंध पर बात कर रहे हैं तो अपनी अपनी बातें उसमें लिखिए और एक कानून विभाग का अधिकारी, जिसे आप लोग रजिस्ट्रार कहते हैं, उसकी सील साइन से ये अनुबंध, ये करार न्यायिक माना जाता है। हमारे देश में एक दिन में स्टाम्प का खर्चा करोड़ों में है। तब ऐसे में अब्दुल करीम तेलगी उतरता है अपने नए फर्जीवाड़ा मतलब स्टाम्प पेपर स्कैम में। अब अब्दुल फर्जी स्टाम्प पेपर बनाने और उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का मास्टरमाइंड प्लान तैयार करता है, जिसके तहत नागपुर की नासिक सिक्योरिटी प्रेस से स्टाम्प पेपर छापने की पुरानी बिगड़ी हुई मशीन, जिन्हें सरकार नीलाम कर देती है, वहां नीलामी से वे बिगड़ी मशीनों को खरीद लेता है और फिर उन्हें सुधार कर शुरू करता है नकली स्टाम्प पेपर बनाने का काला धंधा।
स्टाम्प पेपर बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे सरकारी कागज, सरकारी इंक, सिल्वर फॉइल और सबसे जरूरी चीज सरकार के भीतर काम कर रहे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ। इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के लिए अब्दुल को चाहिए थे कुछ होनहार लोग। पूरे देश से 350 MBA ग्रेजुएट्स को हायर करता है और सबको लगा देता है स्टाम्प पेपर के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। देखते ही देखते स्टाम्प्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी संख्या में हो जाता है कि देश के 25 राज्यों के 90 शहरों में स्टाम्प पेपर की पूरी आपूर्ति अब्दुल के कारखाने से होने लगी, जिसकी भनक न सरकार को लगती है न देश की जुडिशरी को। लेकिन आप सोचिए कि सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी कालाबाजारी चल रही है और अब्दुल पकड़ा क्यों नहीं गया? बचपन से टैलेंटेड होने के कारण अब्दुल सरकार की नस नस से वाकिफ था। सरकार में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकार कहलाने वाले कुछ भ्रष्ट नेताओं को मैनेज कैसे करना है, ये अब्दुल को अच्छे तरीके से आता था। मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है पैसा। इस दौरान अब्दुल इतने ज्यादा पैसे कमा चुका था, कुछ लोगों का मानना है कि अब्दुल अपने पैसों को बोरों में भर कर रखता था। वहीं कुछ अखबारों ने बताया कि अब्दुल ने एक डांसर के साथ एक रात गुजारने के लिए 93 लाख रुपए तक दे दिए। बहुत ज्यादा पैसा और पावर कमा लेने के कारण अब अब्दुल अय्याशी में मशगूल हो गया, जिससे कारोबार में कुछ गलतियां होनी शुरू हो गई। नवंबर 2001 में बेंगलोर पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली थी कि इस ट्रक में चोरी हुए स्टाम्प जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि अब्दुल करीम नाम का कोई व्यक्ति है और ये पूरा स्कैम चल रहा है। धीरे धीरे जब सालों तक जांच हुई तब पता चला कि ये पूरा स्कैम सिर्फ एक आदमी ऊपर बैठकर चला रहा है। तब पुलिस को पता चला कि देश में पिछले कई सालों से जो स्टाम्प यूज किए जा रहे हैं उन सबको अब्दुल करीम तेलगी के कारखाने में फर्जी तरीके से बनाया गया है। और जब केंद्र सरकार और जुडिशरी को पता चला कि हम स्टाम्प का प्रोडक्शन तो कम कर रहे हैं, कुछ ही राज्यों के कुछ ही शहरों में हम अपने स्टाम्प भेज रहे हैं, लेकिन सारे राज्यों के सारे शहरों में स्टाम्प की आपूर्ति हो रही है, तब बड़े स्तर पर इसकी जांच की गई। न्यायालय और सरकार दोनों मशक्कत के साथ इस केस को जांच करने लगे और तब इस स्कैम का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी अजमेर शरीफ की दरगाह में पकड़ा गया। SIT की जांच के बाद पता चला कि महाराष्ट्र के कई नेता और कई अफसर इसके साथ साठगांठ में इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। जांच में ये भी पता चला कि इसके 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है और हर अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। न्यायालय ने सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए 2006 में अब्दुल को 30 साल की सजा सुनाई। 2017 में सजा के दौरान ही कर्नाटक के बेंगलुरु जेल में इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। लेकिन जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्कैम की संपरीक्षा की, तब सरकार को कि हम इस स्कैम को फर्जीवाड़े के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि पिछले 8 से 10 साल में प्रत्येक दिन लीगल टेंडर स्टाम्प में साइन हुआ है। प्रत्येक दिन देश के प्रत्येक शहर में कोई ना कोई अनुबंध हुआ है जिसमें हर प्रकार के स्टाम्प लगे हैं। यदि हम इस फर्जीवाड़े से बने स्टाम्प को इलीगल घोषित कर देते हैं तो वे सारे करार, वे सारे अनुबंध इलीगल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दलील के साथ इस स्कैम के प्रभाव को न्यूट्रल माना। ये रही देश के सबसे बड़े स्कैमों में से एक स्टाम्प फर्जीवाड़ा स्कैम और इसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की कहानी। और इस कहानी से हम एक चीज सीख सकते हैं कि शुरुआती स्थिति में बुरा काम करने में आपको चाहे जितनी सरलताएं आ रही हो, माहौल आपके एकदम अनुकूल हो, चाहे जितनी दौलत, चाहे जितनी शोहरत आपके कदमों पर आ जाए, लेकिन एक न एक दिन बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। अब्दुल करीम तेलगी का परिणाम आपके सामने है। क्या आपको इस फर्जीवाड़े की जानकारी पहले से थी? यदि थी तो कमेंट में बताइएगा। यदि आप इस विषय में कुछ और हमें बताना या कहना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।